यूपी असेंबली इंतखाबात से पहले कई रियासतों के हालात काफी तेजी से बदल रहे हैं। एनडीए में शामिल जहां जनता दल यूनाइटेड ने जातिवार मर्दमशुमारी का मुद्दा उठाया, तो वहीं यूपी दौरे पर पहुंचे मरकजी वजीर रामदास अठावले ने रियासत में सीटों की हिस्सेदारी की मांग की। अठावले ने सीएम योगी से मुलाकात कर रियासत में अपनी पार्टी के इंतखाब लड़ने की बात दोहराई है। तो उधर दिल्ली में पार्टी सदर ओहदे के लिए हुई मीटिंग में जातिवार मर्दमशुमारी का भी मुद्दा छाया रहा। जेडीयू ने मरकजी हुकूमत के मेडिकल तालीम में ओबीसी को 27%, जबकि बड़ी जातियों को 10% रिजर्वेशन देने का इस्तकबाल तो किया, लेकिन सभी को सही हिस्सेदारी मिलने के लिए जातिवार मर्दमशुमारी को जरूरी करार दिया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसका एनडीए इत्तेहाद पर क्या असर पड़ने वाला है, या हर बार की तरह जेडीयू की ये मांग टाएं टाएं फिस होकर रह जाएगी। वहीं दूसरी जानिब एनडीए के दूसरे साथी रामदास अठावले की ये मांग पर बीजेपी कितनी संजीदगी दिखाती है, आज बात इन्हीं मुद्दों पर होगी। लेकिन उससे पहले उन बयानात को सुनिए जो यूपी की सियासत में इस वक्त काफी चर्चाओं में हैं। देश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आज इसी कड़ी में रामदास अठावले जी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। उनसे हम बात करते हैं। सर, आज मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई है, किस सीटों को लेकर बातचीत हुई है, कितनी सीटें आप लोगों ने मांग की? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हमारी कम से कम 15-20 मिनट तक बात हुई और उनके सामने हमने प्रस्ताव रखा है कि रिपब्लिकन पार्टी अगर बीजेपी के साथ आती है तो बहुजन समाज पार्टी को धक्का देने के लिए, दलितों का वोट जो है, दलितों का वोट अपने तरफ खींचने के लिए उसका अच्छा उपयोग हो सकता है और इसीलिए आरपीआई को 8-10 सीटें मिलनी चाहिए। इसके बारे में हमने उनके सामने प्रस्ताव रखा है और मुस्लिम समाज ने बीजेपी के साथ आरपीआई के साथ आना चाहिए, इसी तरह की चर्चा उनके साथ हुई है। सर, इस वक्त उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग पर बसपा लौट रही है, ब्राह्मण सम्मेलन करा रही है और चूंकि 2007 में दलित और ब्राह्मण के गठजोड़ से सरकार बनाई थी, क्या लगता है कि बसपा के साथ ब्राह्मण और दलित दोनों जाएंगे? मुझे लगता है बसपा के साथ एक 8-10% ब्राह्मण जा सकता है, लेकिन बाकी का ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण मेजोरिटी में बीजेपी के साथ आएगा। वो जमाना चला गया है जब मायावती ब्राह्मण और दलित और माइनॉरिटी के सपोर्ट पर मतलब अकेली सत्ता पर आई थी। वो दिन आज नहीं है। आज का दिन जो है, आज का दिन बीजेपी का दिन है। कैमरामैन देशा सिंह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। के आने का सिलसिला शुरू है और आप देख सकते हैं कि बारी बारी करके सभी सांसद यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सांसद पहुँच चुके हैं और अब देखिए कि ये किस तरीके से लगातार अब जेडीयू के जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से कि देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाव भाव को समझने की कोशिश करेंगे हम। केंद्रीय मंत्री हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप देख सकते हैं चेहरे पे साफ तौर पे हाथ जोड़ते हुए ये कि आज कुछ बड़ा होने की उम्मीद पूरी तय है, क्योंकि माना ये जा रहा है। देखिए गिरधारी यादव हैं और क्या होने वाला है आज? अभी जाहिर है अंदर में तो मतलब तैयारी तो है आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की, वो तो होना ही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होना है। हाँ। तो आपको क्या लगता है ललन जी, या हम नहीं जानते हैं इसमें, मतलब होना है ये तय है, जिसको अध्यक्ष बनाया जाएगा वो तय है। देखिए कविता सिंह आ गई हैं, सिवान की सांसद हैं और तैयारी है पूरी प्रॉपर तरीके से कि किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। इसके लिए सिवान सांसद और माना ये जा रहा है कि आज कुछ बड़ा होने जा रहा है। अजय जी भी साथ में है उनके। ऐसी कोई सूचना हमें अभी नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। तो बड़ा कुछ होने जा रहा है आज। साफ तौर पे है कि लोग तैयारी हैं। अजय जी है, सिवान सांसद पति हैं और वो भी पूरे तरीके से तैयार हैं और माना ये जा रहा है कि आज कुछ बड़ा होने जा रहा है। जेडीयू में बारी बारी सांसदों का रोला आ रहा है। चंद्रवंशी जी आ गए जो जहानाबाद के सांसद हैं, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। उनके पीछे दुलाल चंद गोस्वामी हैं सीधे तौर पे। सर, क्या हो रहा है सर आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इसके लिए हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, हम लोग के नेता नीतीश जी आए हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सब लोग मिलकर के विशेष जो है, अब पहली बार है कि पार्टी कार्यालय जंतर मंतर में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। गहमागहमी बहुत है आज। कोई गहमागहमी नहीं है, सब लोग खुश हैं। हाँ। और खुश मिजाजी के साथ, हाँ, उत्साह के साथ इस बैठक में हम लोग आए। नया होने की तैयारी भी नहीं, जेडीयू में तो हर समय नया होता है। हाँ। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी
जो आदरणीय नीतीश कुमार जी है, हर समय हर परिस्थिति को, हर चुनौती को जो है आसान बना देते हैं और हर परिस्थिति में सबको लेके साथ मतलब आसानी से आज घोषणा हो जाएगा। अभी जो चुनौती है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर चुनौती, उस चुनौती को भी आसान बना देंगे। आप लोग चुनौती बना रहे, कोई चुनौती ही नहीं है। अच्छा, वो मतलब हमारा नेता, हमारा जो नेता है, उन्होंने राष्ट्रीय कार्य समिति बुलाए हैं और कई ज्वलंत मुद्दा है, उस पर चर्चा होगी और फिर जो निर्णय होगा सब कुछ देर के बाद आप लोग के सामने होगा। निर्णय होगा आज, ये तो तय है। निर्णय तो होगा, निर्णय होगा, ये तय है। देखिए, दुलाल चंद्र गोस्वामी साफ तौर पे इशारा कर रहे हैं कि आज निर्णय होगा और निर्णय बड़ा होने वाला है। इसलिए तमाम सांसद बारी बारी करके यहाँ पहुँचने लगे हैं और अपनी बातों से अवगत कराएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर नीतीश कुमार किन बातों पर, किन नामों पर सहमति जताते हैं और किस पे मुहर लगाते हैं, क्योंकि लगातार सांसदों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। कैमरा महबूब के साथ आशिफ इकबाल, जी मीडिया, दिल्ली। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदे आशिफ इकबाल हमारे साथ बरह रास्त जुड़ गए हैं, उनका सीधा रुख कर रहे हैं और उनसे जानते हैं कि इस सियासी गुफ्तगू के और उथल पुथल के क्या मायने हैं। आसिफ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भले ही 2022 में चुनाव हैं, वहां की सरगर्मियों को हम समझ सकते हैं, लेकिन जेडीयू की लगातार एक के बाद एक इस तरीके की जो मीटिंग हो रही है और खासतौर पर जिस तरीके से आपने नुमाइंदों से, जो जेडीयू के लोग हैं, उनसे बात की है, उनकी बातों से क्या लग रहा है, क्या ये फेरबदल और बदलाव की जो सुगबुगाहट है वो किस तरफ इशारा कर रही है? सहबाज, एक बार अपना सवाल दोहराए, क्योंकि सवाल थोड़ी कटके आ रही है, कुछ टेक्निकल इश्यूज है। एक बार अपना जी आशिफ, मेरा कहना यह है कि 2022 में भले ही 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब भी है, लेकिन इससे इतर बिहार की सियासत के अंदर बहुत कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, तमाम चीजें जो है बदल रही है। उसके बारे में आपसे समझना चाहूंगा कि इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं आपको इशारों में सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये अपने आप में ये तादाद ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये जेडीयू के वो तमाम कार्यकर्ता है जिनको आज अपना नया नेता मिलने वाला है और उसकी पूरी क़यादत, उसकी पूरी तैयारी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से यहाँ पे हर वर्ग के लोगों के यहाँ पे हिस्सेदारी है और सभी लोग अपने नेता के, नए नेता के लिए, उनको माला पहनाने के लिए, उन पर मुहर लगता हुआ देखने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं और सभी लोग यहाँ पे, मैं बारी बारी कोशिश भी करूंगा सहबाज कि कुछ कार्यकर्ताओं से आपकी बात भी कराऊं जो लोग यहाँ बहुत तैयार हैं और बैठे हुए। क्या होने वाला, आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या तैयारी है, क्या होना है आज, इसलिए आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं? अभी देखिए, हम लोग की बैठक चल रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की, सभी मंत्री महोदय, सांसद महोदय लोग बैठे हुए हैं। कुछ देर में ही फैसला आप लोग को सुना दिया जाएगा। फैसला सुना दिया जाएगा। तो फैसले के लिए आप लोग आए माला वाला लेके? आज हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है और ये एक पूरे पार्टी के लिए एक उत्सव का है और इसको हम लोग देखने और अपने जितने भी नेतागण हैं, अपने गार्जियन हैं, उनसे हम लोग दर्शन करें। देखिए, साफ तौर पे है कि ये लोग बहुत एक्साइटेड हैं और ये लोग कह रहे हैं कि देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें जो फैसला होना है उसके लिए हम तैयार हैं। और आपको मैं दिखाऊं कि इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं और किस तरीके से यहाँ सभी लोग कार्यकर्ता जो है वो लोग, मैं इशारा करूंगा कि वो लोग इधर ही आ जाए, क्योंकि वहां तक जाना पॉसिबल नहीं है। मैं कुछ और लोगों से बात कर, बिल्कुल बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, एक्साइटमेंट है सहबाज, इसीलिए हम कुछ कहे उससे बेहतर है कि आज आप लोग यहाँ पे क्या बड़ा होने वाला है। आइए इधर, आज हमारे साहब, हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हुए हैं और वही क्या कार्यक्रम होगा, हम लोग भी बाहर हैं। नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तैयारी है उसकी, माला वाला लेके आए हैं? माला उला हमारे पार्टी के ही जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो हमारे पार्टी के ही बनेंगे। हम लोग के सबसे बड़ा नेता तो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार जिनको माला डाल देंगे वही अध्यक्ष हो जाएगा। जिनको माला डाल देंगे वही अध्यक्ष हो जाएगा। सारे के मशवरा से जो हुआ तो वही ना अध्यक्ष होगा। तो आप लोग भी माला वाला लेके आए हैं? बिल्कुल। और हम लोग तो चूंकि देखिए, जनता दल यूनाइटेड के सभी साथी, जो हम लोग के सर्वमान्य नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और वो निर्णय जिनके ऊपर करेंगे तो सर्वमान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, नीतीश कुमार के प्रति आस्था वैसे ही। बिल्कुल नीतीश कुमार
सिंगल मैन जेडीयू के नेता, उन्हीं के खिलाफ पत्ता भी नहीं खड़केगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। देखिए बुजुर्ग हैं और आप इनकी बात को समझ सकते हैं शहबाज की, ये इनका अनुभव बता रहे हैं कि ये जानते हैं और ये बात सभी को पता है कि जेडीयू में पत्ता तभी खड़कता है जब नीतीश कुमार चाहते हैं। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जिस पर भी माला डाल देंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा, उसके लिए नारे लगे। लेकिन आसिफ किसके ऊपर माला डाल सकते हैं, जरा पता कीजिए किन किन लोगों के नाम आगे चल रहे हैं इस वक्त, किन किन लोगों का नाम है, किसके गले में माला डाल सकते हैं? अच्छा, किन किन को क्या क्या उम्मीद है, किसको माला पहनाएंगे? ये तो हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही जानते हैं। अंदर हम लोग नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा जी का है, रामनाथ ठाकुर का, तीनों में बड़ा माने करे कि हम लोगों का जो है ना बड़ा छोटा नीतीश कुमार के बड़ा कोई है ये नहीं, सीधा एक लेन। हम लोग नीतीश जी के साथ मतलब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर उपेंद्र कुशवाहा को बनाया गया, ललन सिंह को बनाया गया या रामनाथ ठाकुर को, तो क्वालिटी कुछ तो होगी जो सब लोगों को साथ लेके चलने की क्वालिटी किसके में है? सब उसमें कोई भी बनेगा सम्मान होगा, जो भी बनेगा बिल्कुल कोई नाम आप लोग की तरफ से नहीं? हम लोग चूंकि मुंगेर बिहार से यहाँ पे हैं, हम लोग मुंगेर बिहार से हैं। बिहार के हम लोग सांसद जो है ललन बाबू का भी नाम आ रहा है। ये बात देखिए शहबाज, हमने सही आदमी आसिफ ये बात खुलकर अभी नहीं कह रहे हैं, ये लोग सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आसिफ ये चीज मैं इसके ऊपर आऊंगा, मैं जरा मर्दमशुमारी के बारे में समझना चाहूंगा कि जो कि जेडीयू कह रहे हैं कि ओबीसी को 27%, जबकि बड़ी आबादी को है 10% रिजर्वेशन दिया गया है मेडिकल तालीम में। जरा उससे रिलेटेड जरा क्वेश्चन करके पूछिए इनसे कि कितने इस चीज से वो सहमत है। बिल्कुल ठीक है। देखिए जातिगत जनगणना की बात हो रही है, एक सेकंड, एक सवाल आपसे। जातिगत जनगणना की बात हो रही है, आपकी पार्टी कह रही है जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो क्या आप मानते हैं कि इस पर जो आपकी पार्टी कह रही है वो सही है, बीजेपी तो कह रही है इसकी ये 100% सही है। जातिगत जनगणना होना चाहिए, तब सब वर्ग का समान विकास होगा। जब तक संख्या नहीं आप जानिएगा तब तक उसको बेनिफिट नहीं मिल सकता है। इसीलिए जातिगत जनगणना 100% जरूरी है। इंडिया में लगभग 100 साल हो चुका है जातिगत जनगणना हुए, तो इसलिए आपके मुख्यमंत्री की मांग ये बहुत जायज है, 100% जायज है। हम लोग के मुख्यमंत्री का जातीय जनगणना जो है, हम समझते हैं कि 1930 वगैरह में जब हुआ था उसके बाद से शायद नहीं हुआ है। हर हालत में जातीय जनगणना होनी चाहिए। देखिए साफ तौर पे शहबाज सभी लोग ये कह रहे हैं और उसके पीछे लॉजिक है। लोग कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं सबका विकास हो तो सबकी गणना भी होनी जरूरी है। बेशक आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसका विकास आप ज्यादा कर रहे हैं, किसका विकास कम, तो ये तभी हो सकता है जब सबकी गणना आपके पास हो। ये लोग कह रहे हैं कि जब जैसा आपने जो सवाल किया 27% ओबीसी की बात है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सब अच्छा किया, तो ये सब चीजें यही तो पता चलना है कि आखिर होना क्या है। ठीक है, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा आसिफ मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। अहमद हुसैन हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, जरा वहां का भी सूरत हाल समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स भी अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। अहमद, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो रामदास अठावले का बयान है, उनका ये कहना है कि उनको भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, 8 से 10 सीटें तकरीबन मिलनी चाहिए, इस पर बीजेपी का क्या मौकिफ है? देखिए बिल्कुल इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत बहुत तेजी से सरगर्म होती चली जा रही है। जिस तरीके से आज रामदास अठावले लखनऊ के दौरे पर हैं और तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी पार्टी की हिस्सेदारी की बात भी कही है। तो इससे ये माना जा रहा है कि जो तमाम पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अपनी हिस्सेदारी अब जताने की कोशिश कर रही हैं। और अभी हालांकि बीजेपी की तरफ से कोई साफ इसका वो नहीं आया है, लेकिन बीजेपी भी तमाम पार्टियों को जो अब तक इनके साथ में है उसको साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी। जी, इसके अलावा मौलाना कल्ब जवाद से भी उन्होंने मुलाकात की है और जो मुस्लिमों के तमाम इशू है, खासतौर पर हमने देखा है कि शिया हजरात के इशू है, उनके ऊपर भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि उनको जो रिजर्वेशन की बात कही गई है, ये तमाम चीजें भी कही गई है। तो क्या लगता है कि ये मुद्दा भी काफी अहम हो सकता है? बिल्कुल शहबाज, देखिए मौलाना कल्ब जवाद पहले भी बराबर सरकार से मांग करते रहे हैं, चाहे वक्फ बोर्ड को लेकर, शियों के मसले मसाइल को लेकर और तमाम मुसलमानों के मसले मसाइल को लेकर। उसी सिलसिले में आज रामदास अठावले खुद मौलाना कल्ब जवाद के घर पर गए थे और एक लंबी बातचीत हुई मौलाना कल्ब जवाद से, जिसमें खास तौर से शिया वक्फ बोर्ड को लेकर बात हुई, क्योंकि शिया वक्फ बोर्ड मौलाना कल्ब जवाद के मुताबिक 3 महीने से इसका चुनाव हो चुका है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से गठन नहीं हो पाया है। मौलाना कल्ब जवाद की मांग उन्होंने रखी है रामदास अठावले के सामने
कि शिया वक्फ बोर्ड में साफ सुथरी छवि के लोग आना चाहिए। खासतौर से उनका हमला शिया वक्फ बोर्ड के जो पूर्व चेयरमैन हैं वसीम रिजवी पर भी था, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वसीम रिजवी फिर से चेयरमैन बने। दूसरी बात ये कि जो शिया कौम में जो बेरोजगारी और अशिक्षा की बात है उसको दूर करने के लिए भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जो आरक्षण देने की लोगों को बैकवर्ड को बात कही 10% की, तो उसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भी इसमें हिस्सेदारी मिलना चाहिए ताकि मुसलमानों की भी फलाह महमूदी की बात हो सके। और भी कई अहम मुद्दों पर मौलाना कल्बे जव्वाद की रामदास अठावले से बातचीत हुई और रामदास अठावले ने भी मौलाना कल्बे जव्वाद को ये आश्वासन दिलाया है कि उनकी जो बात है वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी रखेंगे और उत्तर प्रदेश के जो सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने भी रखी जाएगी। ठीक है, आप के पास में मैं लौटूंगा। हमारे साथ आसिफ इकबाल भी जुड़े हुए हैं जो कि इस वक्त लगातार बिहार की सियासत पर नजर बनाए हुए हैं और क्योंकि आज जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने हैं उसको लेकर लगातार वो कवरेज दे रहे हैं। आसिफ, क्या ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा है इससे जो इत्तेहाद है बीजेपी और जेडीयू का उस पर कोई इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल, हम सीधे इन्हीं से पूछ लेते हैं। ये लोग तमाम लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं। आप लोग एक तरफ कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी कह रही है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और बीजेपी ने आंखें भी दिखाई है जेडीयू को। इससे आप लोगों को नहीं लगता कि आप गठबंधन? लेकिन हमारा जो सोच है कि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक आप समाज का समान रूप से विकास नहीं कर सकते हैं। और हमारा पार्टी का स्टैंड भी क्लियर है कि जाति का बीजेपी इसकी मुखालफत कर रही है। जातीय जनगणना पर 2 बार विधानसभा में सर्वसम्मति से पास करके हमारे मुखिया नीतीश कुमार ने यहाँ भेजा है। इसलिए जेडीयू का तो एकदम साफ स्टैंड है, क्लियर है कि जातीय जनगणना होना चाहिए जिसमें गरीब नीचे से लेकर ऊपर तक का वर्गीकरण हो। लेकिन बीजेपी तो इसके खिलाफ में है। अब देखिए, बीजेपी हम लोग के गठबंधन में हम लोग उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। हम लोग का ये मांग है, हमारे नेता का मांग है और सभी दलों ने कल ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री जी को कि जो है जातीय जनगणना बहुत जरूरी हम लोग का मांग है। और ये देखिए साफ तौर पे कह रहे हैं लोग कि देखिए हमारा मांग है और हम इसकी मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम प्रधानमंत्री तक को इसको अवगत करा चुके हैं। अब इसके बाद कौन मानता है कौन नहीं मानता है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ इन लोगों ने कहा कि बीजेपी की नाराजगी अपनी जगह पे है, उससे नाराजगी से हमें फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं और अपनी पार्टी के नेता के मांग के साथ खड़े हैं। तो क्या तो आसिफ, क्या ये मान के चला जाए कि इससे पहले भी कई तरह की जेडीयू की तरफ से मांगे हो चुकी है, जिसमें हमने देखा था कि अभी हाल ही के दिनों के अंदर जब मंत्रालय का मामला सामने आया था तो उसके अंदर ये कहा जा रहा था कि जो है जेडीयू कुछ मांग कर सकती है। क्या ये मांग भी एक तरीके से टाई फिक्स हो जाएगी? देखिए, ये कहना थोड़ा आसान नहीं है क्योंकि देखिए ये मांग ऐसी है जिस पर पहली बार खुल के सब लोग साथ में खड़े हैं। खासतौर पे वो लोग भी हैं जो लोग अभी धुर विरोधी थे। मैं तेजस्वी यादव की बात कर लूं, चिराग पासवान की बात कर लूं, ये तमाम लोग इस वक्त नीतीश कुमार के साथ नजर आ रहे हैं और जबकि ये लोग धुर विरोधी हैं। लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जिस पर नीतीश कुमार को लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार अपने वोट बैंक की चिंता है। और देखिए एक बात शहबाज साफ तौर पर समझना होगा, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार है, जातिगत मुद्दों पर आप उससे किनारा नहीं कर सकते हैं। कभी भी चुनाव जाति से इतर कभी नहीं हुआ है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जब वोट बैंक की राजनीति और खास तौर पे कास्ट बेसिस पे वोट बैंक की राजनीति न हो। आप खुद ही सोचिए, आपने भी चर्चा की कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है। खुद हमारे रिपोर्टर ने पूछा उनसे जब अठावले से सवाल, तो अठावले जी ने कहा कि बसपा करती रहती है। आप समझिए क्यों जरूरत है कि आपको ब्राह्मण सम्मेलन करना पड़ता है, क्यों जरूरत है नीतीश कुमार को जातिगत जनगणना पे जोर देना पड़ता है, ये भी जानते हुए कि बीजेपी उसकी मुखालफत कर रही है। इसलिए क्योंकि उनको अपने वोट बैंक की चिंता है। वो जानते हैं कि उनका वोट बैंक क्या चाहता है, उनका जो वोटर है वो क्या चाहता है, वो किस तरीके से बात। देखिए, आप तमाम जो कार्यकर्ता है उन्हें भी ये बात बता दी गई है कि जातिगत जनगणना की मांग हमारी क्यों है, क्योंकि इसलिए कि जातिगत जनगणना अगर होगी तो आपका डेवलपमेंट ज्यादा होगा। बिल्कुल डेवलपमेंट होगा, यानी कि एक तरीके से लोगों को बेदार किया जा रहा है कि देखिएगा हम आपके मफाद में, आपके फायदे के लिए ये चीजें कर रहे हैं। आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। अहमद हुसैन का एक बार फिर से लखनऊ रुक कर लेते हैं। अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि उत्तर प्रदेश की सियासत को बहुत करीब से देख रहे हैं। अहमद, क्योंकि जातिगत जनगणना की बात भी कर रहे हैं और उधर तरफ ये कहा जा रहा है कि
बीएसपी जो है वो इस बार ब्राह्मणों को भी रिझाने की कोशिश कर रही है। सतीश चंद्र मिश्रा सम्मेलन लगातार ब्राह्मणों को लेकर कर रहे हैं, और जो 2007 के अंदर एक फैक्टर देखने को मिला था दलित प्लस ब्राह्मण का, जिसकी वजह से मायावती की सरकार आई थी, क्या फिर से वही केमिस्ट्री, वही जो पॉलिटिकल साइंस आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है मायावती की तरफ से? बिल्कुल शहबाज, देखिए आपने सही कहा कि जातिगत जो समीकरण है इसको बैठाने की तमाम पार्टियां कोशिश कर रही हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, इसको जातिगत समीकरणों को बैठाने की कोशिश कर रही हैं। अभी आपने हाल ही में देखा कि बहुजन समाज पार्टी सतीश मिश्रा की क़यादत में बराबर ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, ब्राह्मणों का वोट हासिल करने के लिए काफी मेहनत कर रही है। और दूसरी तरफ अब समाजवादी पार्टी ने भी जिस तरीके से एक ऐलान किया है कि वो भी बहुत जल्दी इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन करेगी। तो तमाम पार्टियों की कहीं ना कहीं अब तमाम संगठनों पे नजर है, तमाम धर्मों पे नजर है, जातिगत समीकरण को बैठाने में लगे हुए हैं। और बीजेपी भी, जैसे कि आपको बीजेपी का भी पता होगा कि 15 तारीख से 15 अगस्त से अब आशीर्वाद यात्रा करने जा रही है बीजेपी। तो ये उत्तर प्रदेश की सियासत है और उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर अब एक घमासान मच गया है और हर पार्टी अपने अपने तरीके से कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को वोट हासिल कराने के लिए कोशिशों में जुट गई है। और अहमद, क्योंकि आज कलवे जवाद साहब से भी मुलाकात की है रामदास अठावले ने, जो कि मरकजी वजीर है, इस मुलाकात के क्या सियासी मायने निकाले जाए? क्योंकि अगर उनको सीटें नहीं मिलती है या फिर उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए, तो क्या मुस्लिम वोट बैंक को लेकर भी कुछ सियासत आगे नजर आ रही है? बिल्कुल शहबाज, देखिए अब तक जो उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को सामने आया है वो ये है कि अब तक दलित को लेकर सियासत हो रही है, ब्राह्मण को लेकर सियासत हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सियासी पार्टियां हैं वो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का जो एक वोट बैंक है अब उसको भी हथियाने की कोशिश कर रही है, उसको भी अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश कर रही है। तो आज जो केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मौलाना कलवे जवाद से मुलाकात की, तो मुलाकात के दौरान उनकी यही बात हुई कि जो मुसलमानों के मसले मसाइल हैं वो क्या हैं, आप हमको बताइए, हम उनको हल करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अब इलेक्शन में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन तमाम पार्टियां मुसलमानों की तरफ भी मुतवज्जे हो रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में मुसलमानों का वोट जो वोट बैंक है वो बहुत ही निर्णायक भूमिका में रहता है। तो कहीं ना कहीं तमाम सियासी पार्टियों की मुसलमानों के वोट पर भी निगाह है और इनको भी अपने अपने तरीके से पार्टियां साधने की कोशिश करेंगी। ठीक है, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। आसिफ इकबाल का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, वो लगातार हमको अपडेट दे रहे हैं जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बारे में। आसिफ, हमको ये बताएं कि अभी तक क्या कुछ चल रहा है, कि किन किन नामों पर मंथन चल रहा है और उसका कितना इम्पैक्ट आने वाले वक्त में बिहार की सियासत में खासतौर पर कितना आएगा? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि अभी जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सेकंड शिफ्ट की बैठक चल रही है, जिसमें तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो यहाँ मौजूद है, सभी सांसद हैं, कुछ विधायक भी हैं, कुछ मंत्री हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सब लोग बैठक कर रहे हैं। बैठक नीतीश कुमार उसको लीड कर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो तमाम चीज़ों से अवगत कराना चाहते हैं, अपने फैसलों से अवगत कराएंगे नीतीश कुमार। और जिस तरह से कार्यकर्ता कह रहे थे कि जिसको भी नीतीश कुमार माला पहना देंगे वही राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसी पर हम लोग मुहर लगा देंगे, और ये लगभग मान के चलिए कि 5:30 बजे तक सब कुछ तय हो जाएगा। 1 घंटे और बचे हुए, 1 घंटे में सब कुछ तय है कि आखिर किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष। 3 नाम जो चल रहे हैं, जो चर्चा में है, वो ललन सिंह नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर उपेंद्र कुशवाहा, नंबर 3 पर रामनाथ ठाकुर है। देखिए सरप्राइजिंग एलिमेंट कोई भी हो सकता है और जिसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का माला नीतीश कुमार पहनाएंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय हो जाएगा। लेकिन ये जरूर है शहबाज कि आज जो होगा वो लंबा सोच के होगा। क्योंकि अब जिसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे वो तुरंत कहीं किसी चीज में शिफ्ट नहीं होने वाला है। जिसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे उस पर जिम्मेदारी बड़ी होगी। उसको बिहार में भी अपनी पार्टी को मजबूत करना है और राष्ट्रीय स्तर पे पार्टी को मजबूत करना है, क्योंकि अब एनडीए का हिस्सा राष्ट्रीय स्तर पे भी। अभी तक तो आप ये कह के बच जाते थे कि आप यहाँ पे नहीं हैं, आपकी राहें जुदा हैं, आप बिहार में गठबंधन है, देश में नहीं। लेकिन अब तो दिल्ली में भी गठबंधन है और खास तौर पे केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को बनाया गया यही सोचकर कि आरसीपी सिंह अगर मंत्री बन गया तो जेडीयू मतलब है कि साफ तौर पे एनडीए में शामिल हो गया सरकार में, और सरकार में शामिल हो गए तो सरकार के अच्छे बुरे तमाम चीजों पर आपकी भी जिम्मेदारी तय हो जाती है। ठीक है, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को आगे ले चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में जिसके ऊपर भी एक तरीके से मोहर लगेगी जिस नाम पर, उसका क्या डेवलपमेंट और क्या असर होगा बिहार की सियासत में, और उधर
उत्तर प्रदेश की सियासत में जो मीटिंग्स का दौर चल रहा है उसके भी सियासी मायने समझने की कोशिश करेंगे, नजरिया जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। इस्तकबाल आपका ब्रेक के बाद। तो आज नज़र में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत से मुतालिक, जिसमें हमारे दो खास नुमाइंदे इसके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। अहमद हुसैन का एक बार फिर से लखनऊ रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को। अहमद, क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले अलग अलग तरीके से जो इत्तेहाद की बात कही जा रही है, अखिलेश यादव कह चुके हैं कि वो छोटी पार्टियों से इत्तेहाद करेंगे और सुखबहाट ये भी है कि एसबीएसपी और एमआईएम जो है कुछ नज़दीक आते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो जाए तब तक कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल और जल्दबाजी होगी। लेकिन बावजूद इसके जो सबसे जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, वो किस तरीके से अपने इस पूरे कैंपेन को आगे लेकर बढ़ रहा है? बिल्कुल शहबाज, देखिए हम आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश में सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर जानी जाती है वो समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी ने अभी जैसा कि कुछ रोज पहले इस बात का एक ऐलान किया था कि वो छोटे दलों को भी अपने साथ लेकर चलेगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो उनसे गठबंधन भी करेगी और उनका समर्थन भी हासिल करेगी। तो इससे ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो सियासत होगी वो कहीं ना कहीं काफी दिलचस्प होगी, क्योंकि तमाम ऐसी यहाँ पे छोटे दल हैं और तमाम छोटी ऐसी पार्टियां हैं जो अपने अपने इलाकों में मजबूत पकड़ रखती हैं और एक उनका वर्चस्व है अपने इलाके में। तो समाजवादी पार्टी ने पहले ही तो उसको लेके एक ऐलान कर रखा है कि अगर कोई उनके खेमे में आता है तो उसका वहां पे स्वागत किया जाएगा। तो उससे उत्तर प्रदेश में जितने भी जो और पार्टियां हैं उससे उनके वोट बैंक पे भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। और इसी कड़ी में आप देख रहे होंगे कि चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी भी तमाम कोशिशें लगातार जारी किए हुए है वोट को साधने के लिए। और उसके बाद कांग्रेस भी है और कांग्रेस ने भी तमाम कोशिशें की हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी अभी हाल ही के दिनों में यहाँ पे आई और 3 दिन के चुनावी उनका दौरा रहा। तमाम संगठनों से मिली, किसान नेताओं के यूनियन से मिली और काफी लोगों से मिलकर उन्होंने एक उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसको कहीं ना कहीं एक सरगर्म कर दिया। तो उससे ये माना जा रहा है कि आने वाला वक्त जो है वो उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी दिलचस्प होने वाला है। ठीक है, आपके बाद फिर से लौटेंगे। एक बार फिर से आसिफ इकबाल का रुख करते हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। आसिफ, क्योंकि कांग्रेस सदर के लिए कयासों का दौर जारी है और इसमें 2 जो नाम आ रहे हैं उसमें ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिस्ट में शामिल है, लेकिन तीसरा जो सबसे अहम नाम है वो रामनाथ ठाकुर का है। क्या रामनाथ ठाकुर के ऊपर अगर मोहर लगती है, अगर नीतीश कुमार उनको माला पहना देते हैं, तो बिहार में इसके क्या सियासी मायने निकाले जाएंगे और क्या इस नाम को लेकर बिहार के अंदर जेडीयू किस तरीके से नेशनल लेवल पर जाने की कोशिश करेगी? देखिए, साफ तौर पे है रामनाथ ठाकुर का नाम बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट की तरह आया है। और मैं आपको बताऊं शहबाज कि अगर रामनाथ ठाकुर का नाम कहीं मुहर लग जाए, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अभी तक रेस में ललन सिंह नंबर 1 पर दौड़ रहे हैं, ये बात तय है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है नीतीश कुमार का कि कब किसको नीचे और कब किसको ऊपर कर दे, ये जानते हैं। तो कहीं अगर रामनाथ ठाकुर का नाम ऊपर होता है तो रामनाथ ठाकुर के अध्यक्ष बनते ही आप समझिए कि एक नई चीजें सामने हो जाएगी और नीतीश कुमार एक नजीर पेश करेंगे। वो साफ तौर पे कहेंगे कि देखिए हमने उस आदमी को जगह दिया जो हमारे राजनीतिक गुरु का बेटा है, कर्पूरी ठाकुर का। कर्पूरी ठाकुर माना यह जाता है कि सामाजिक न्याय के सबसे बड़े झंडा बरदार रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं। आप बिहार में उनका कद, और ये बताने की जरूरत नहीं कर्पूरी ठाकुर का कद क्या रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री और तमाम चीजें जो आप समझिए कर्पूरी ठाकुर से जुड़ता हुआ ये नाम रामनाथ ठाकुर का। रामनाथ ठाकुर बिहार में मंत्री रहे हैं, दूसरी बार राज्यसभा के मेंबर हैं वो। और सबसे बड़ी चीज है कि नीतीश कुमार के बेहद खास है और लॉयल भी हैं जी। सबसे बड़ी चीज लॉयल भी है। आज की डेट में सबसे जो बड़ी चीज बात होती है वो होती है लॉयल्टी। अगर आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो लॉयल्टी के लिए बनाया गया। और अगर रामनाथ ठाकुर का नाम आगे आ जाता है, जो हम लोगों ने देखा समझा जाना है, अगर वो होता है तो आप समझिए कि सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट होगा और वो उनके ऊपर अगर मुहर लगता है तो ये एक बड़ी कवायद होगी। क्योंकि जिस बेस वोट की बात हम कर रहे हैं, जिस कास्ट बेस वोट की बात कर रहे हैं, उस कास्ट बेस वोट से आते हैं रामनाथ ठाकुर। रामनाथ ठाकुर अति पिछड़ा है और माना यह जाता है कि नीतीश कुमार अति पिछड़ों के नेता है। उनकी पार्टी में अति पिछड़ा जो है वो उनका वोट बैंक रहा है और मजबूत वोट बैंक रहा है। अब आप सोचिए कि अपने हम लोग बार बार चर्चा इसीलिए कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, कि कास्ट को छोड़ के, कास्ट को माइनस करके राजनीति नहीं हो सकती उत्तर प्रदेश और बिहार में। तो इसलिए सभी पार्टियां चाहती हैं कि कास्ट का फैक्टर जो है वो उन पर काम कारगर करे। इसीलिए
इसीलिए नीतीश कुमार अपने कास्ट फैक्टर को छोड़कर किसी दूसरे पर इतना विश्वास करेंगे, ये थोड़ा कहना थोड़ा अलग लगता है। बिल्कुल आसिफ, क्योंकि आपके आसपास जो चीज सुगबुगाहट है वो हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। अगर पॉसिबल हो, मुमकिन हो सके तो जरा वहां के लोगों से बात कीजिए कि वो किसको देखना चाहते हैं अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए मैं बताऊं शहबाज कि हमने कोशिश जरूर की, सभी लोग उस तरीके से हमारे साथ और भी लोग हैं, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। नहीं मतलब हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि जेडीयू में जो चीज़ें हो रही हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो रही है, क्या माना सकता है कि आज उसमें कास्ट फैक्टर बड़ा इशू है? क्योंकि आप लोग मतलब पार्टी जेडीयू कह रही है कि हमको कास्ट सेंसस वोट कराना, कास्ट सेंसस कराना है, बीजेपी उसके खिलाफत में है। ऐसे में जेडीयू के लिए कितना आसान है? देखिए हमको जो लगता है पार्टी जो डिसीजन ले रही है कि कास्ट सेंसस जो मामला है बहुत, क्योंकि हर चीज़ का इसके बहुत सारे फायदे हैं कि जब कास्ट सेंसस होगा तो इससे योजना जो बनती है उसकी आसानी होगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी आसान होगा कि हर आदमी जान पाएगा कि हमारा क्या संख्या है। या सरकार के लिए भी होगी कि आज अननेसेसरी जो बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं वो रियल में जितने एक सेंसस के अनुसार उनको दिया जा रहा है वो उनको जरूरत है या नहीं है, ये भी एक पता चलेगा। तो ये कास्ट सेंसस पार्टी ने जो डिसीजन लिया एक अच्छा डिसीजन है और इसको हम लोग का तो डिमांड यही रहेगा कि भारत सरकार इस मांग को माने और इस कास्ट सेंसस को इस 2021 के चुनाव में जो जनगणना होने जा रही है उसमें लागू किया जाए। तो बीजेपी इस पर बहुत आंखें गुस्से में है, बहुत आंखें तरी रही कि भाई आप लोग क्यों मांग कर रहे हैं, ये तो मांग ही नहीं होना चाहिए। देखिए मेरा मानना है कि गुस्से का विषय नहीं है, ये सोचने का विषय है। और जनगणना जो है रियल में जनसंख्या बढ़ते जा रही है और इसमें बड़ी जब जनसंख्या होती है तो उतने लार्ज स्केल पर प्लानिंग करने में दिक्कत होती है। जब आपके पास एक आंकड़ा होता है तो उसके अनुसार आप बाइफरकेट करके उन चीज़ों को आप सामने रख सकते हैं जिससे लोग अपने जो भी हक हैं, जिनको जो अधिकार मिलने चाहिए वो आसानी से मिल सकता है। एक चीज समझना चाहेंगे कि बिहार, आप लोग अभी पूरे बिहार के दौरे पे हैं, आप बिहार के जिलों पर आप जा रहे हैं, तो क्या फीडबैक मिल रहा है? कैसे पार्टी को और मजबूत बनाने की कवायद है? नए राष्ट्रीय अध्यक्ष या पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी, ये तो संगठन का फैसला है, वो जो भी नेता हैं वो फैसला लेंगे कि कौन क्या होगा। लेकिन जदयू की जो विधानसभा परफॉर्मेंस रही, हम लोग नंबर 1 पार्टी थे, वहाँ से हम नंबर 3 पे आ गए। नेचुरली हर पार्टी के लिए एक चिंता का विषय होता है हमारी कहाँ कमियां रह गई है। अब सरकार और संगठन के बीच में जो एक ब्रिज का काम करने का काम किया जा रहा है कि हम जनता के बीच जाकर, जो हमारे नेता हैं वो जाते हैं और वो जानते हैं कि जनता को क्या रियल में ज़रूरत है जो सरकार को बतानी है। तो इससे आसानी हुई है। एक फीडबैक के आधार पे ये पता चल रहा है कि सरकार को क्या क्या कमियां रही जिसके कारण लोगों ने वहां तक ये किया, तो उसकी सरकार लेवल पे कार्रवाई की जा रही है और उनके समस्याओं का निदान किया जाए। देखिए शहबाज, इसीलिए हमने यही बात आपसे कर रहे थे कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि नीतीश कुमार पूरी तैयारी में है, हर चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ प्रमोद सुमन जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जेडीयू के एक चिंतक भी हैं, मतलब ये चीज़ों को बहुत समझते हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी की मिनिस्ट्री में ये उनके साथ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी के एक साय की तरह रहते हैं, पार्टी को बहुत बेहतर समझते हैं, पूरे बिहार के दौरे पे थे, इसलिए हम लोगों ने इनसे बात करने की कोशिश की, इनसे जानने की, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए हमारा काम है ब्रिज बनने का। हम चाहते हैं कि पार्टी संगठन में और सरकार में एक ब्रिज का काम किया जाए और कहीं ना कहीं से देखिए हर तरफ से चीजें हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा ये तो सवाल अभी है ही, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के बनने के बाद चीजें किस तरीके से होंगी, क्योंकि सरकार को भी मजबूती करनी है और संगठन को भी मजबूत बनाना है। इसीलिए जिम्मेदारी उपेंद्र कुशवाहा को दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा इस बिहार के दौरे पे थे, तमाम जिलों में जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं से जेडीयू आगे आने वाली चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को बहुत तैयार कर रही है। सहबाज, ठीक है, ये वाकई में एक तैयारी जो है आगे आने वाले चुनाव के अंदर काफी उसको एक तरीके से बूस्टअप देगी। मैं आपके पास फिर से रुख करूंगा, अहमद हुसैन का रुख कर लेते हैं और उनसे उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अहमद, क्योंकि बहुत कम वक्त बाकी है, तकरीबन 6 से 7 महीने का वक्त बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जिसको लेकर हर एक पार्टी जो है अपने अपनी हकमत अमली बनाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी, 15 अगस्त के बाद से इसका आगाज भी हो सकता है और जिसमें जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अपने अपने रास्तों से होकर गुजरेंगे और जो नए वुज़रा बनाए गए हैं वो उन इलाकों का दौरा करेंगे, वहां पर जनसभाओं को खिताब करेंगे और फिर अपने इलाकों तक पहुंचेंगे। तो इस जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कितना ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्या इसकी तैयारियां उत्तर प्रदेश में दिखनी शुरू हो गई है?
बिल्कुल शहबाज, देखिए उत्तर प्रदेश में जब से दिल्ली में मीटिंग हुई तमाम बड़े नेताओं की सरपरस्ती में, और उसके बाद ये तय किया गया कि 15 अगस्त के बाद से आशीर्वाद यात्रा बीजेपी घर घर गांव-गांव ग्रामीण इलाकों से लेके शहर तक निकालेगी। और जो सरकार की जो योजनाएं हैं, जो बीजेपी पार्टी की ने 4 साल 4.5 साल काम किया है, बेहतरीन काम किए हैं, उसको लेके लोगों तक उसको पहुंचाना है ताकि एक अच्छा प्रचार प्रसार और एक अच्छे नतीजे 2022 के इलेक्शन में आ पाए। उसी यात्रा को लेकर तमाम तरीके की अब जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो तंज कस रही हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने भी उन पे तंज कसते हुए कहा था कि अब ये बीजेपी पार्टी जो है वो अब आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, जबकि जो कोरोना के दौरान लोग गैस की कमी और ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ दिया, और तमाम मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश के उन्होंने ट्वीट किया था और बीजेपी पे तंज कसा था जी। तो इससे ये माना जा रहा है कि जो आशीर्वाद यात्रा है ये कहीं ना कहीं बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगी, और जो आने वाला वक्त है वो बताएगा कि जनता कितने करीब है और जनता के दिमाग में क्या है, किसको लेके वो विचार कर रही है 2022 के इलेक्शन में। ये घर घर जाने से जो बीजेपी की यात्रा है उससे नेता रूबरू होंगे, जनता की जो समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे। और आपने देखा भी, जैसे कि आज ही आपने देखा कि एक केंद्रीय मंत्री खुद एक मौलाना कल्बे जव्वाद साहब के घर पे गए और उनसे मुलाकात की और उनसे जानने की कोशिश की कि मुसलमानों के क्या मसले मसाइल हैं, आप हमको बताइए। अगर आप हमको बताएंगे हम आपकी बात को ले आके प्रधानमंत्री मोदी तक बात रखेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक आपकी बात को रखेंगे। तो ये एक उत्तर प्रदेश का रण है। उत्तर प्रदेश में जो 2022 के चुनाव होना है उसको लेकर तमाम तैयारियां शुरू हो गई हैं। तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता को रिझाने के लिए कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी ये जनता के हाथ में है कि 2022 में वो जो एक विजय की जो तलवार है वो किसके हाथ में पार्टी देती है, ये सिर्फ जनता का मुकद्दर पार्टियों का तय करेगी। एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे हम यहाँ पर अहमद, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी हो या फिर एक तरीके से MIM हो, और जितनी भी जो पार्टियां हैं वो मुस्लिमों को लेकर भी अपनी तरफ उनको राग़िब करने की कोशिश करती नजर आई है। जो अगर हम देखें समाजवादी पार्टी का तो मुस्लिम प्लस यादव फैक्टर चला करता था, और अभी भी एक तरीके से अब ब्राह्मणों को भी साथ में लेकर आने की कवायद है। लेकिन दूसरी जानिब जो MIM है उनका भी ये कहना है कि अगर सबकी हिस्सेदारी है तो उसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी क्यों नहीं हो सकती है। हमने देखा था कि OP ठाकुर ने भी इस चीज़ को लेकर कहा था कि अगर हर कोई बन सकता है तो हम 5 CM बनाएंगे और 20 डिप्टी CM बनाएंगे 5 साल के अंदर। कितने हद तक ये चीज़ जायज़ लगती है, क्या ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो सकती है, सिर्फ ये चुनावी बयानबाजी के तौर पर इसे देखें? देखिए अभी फिलहाल में तो इसको जो लोग हैं उसको चुनावी बयानबाजी के तौर पर इन बातों को देख रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक बड़ा वोट बैंक जो मुसलमानों का है वो हासिल हमेशा करने में कामयाब रहती है। अगर पिछले हम इलेक्शन को भी उठा के अगर देखेंगे तो समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने हमेशा एक बड़ा वोट से जिताया है, और काफी हद तक समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में आगे ले जाने के लिए मुसलमान वोट बैंक काम आया है। अब उसी मुसलमान वोट बैंक पर अब तमाम पार्टियों की और भी नजर है। सबसे बड़ी बात, हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी आते हैं और ये ऐलान करते हैं कि अगर यहाँ पे हमारी अगर सीटें निकलेंगी और हम इलेक्शन लड़ेंगे और 90 से 100 सीटों तक हमारी पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ेगी, तो कहीं ना कहीं मुसलमान वोट बैंक पे भी एक कोशिश की जा रही है कि इसको बिखराव करने की। तो उसको लेकर तो समाजवादी पार्टी भी बहुत तेजी से सचेत हो गई है कि जो हमारा वोट बैंक है वो कहीं खिसक ना जाए। उसके लिए भी यहाँ पे रणनीति बनना शुरू हो गई है। हालांकि अभी फिलहाल में ब्राह्मणों पे राजनीति चल रही है, उसमें समाजवादी और बसपा अभी फिलहाल में अव्वल है। लेकिन आने वाले वक्त में ये माना जा रहा है कि जो मुसलमानों का यहाँ उत्तर प्रदेश में एक बड़ा वोट है उसको साधने में भी अब तमाम पार्टियां जी जान से लग जाएंगी, जिसमें जो समाजवादी पार्टी है और खास तौर से बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, तो ये भी कोई मौका इसमें गंवाना नहीं चाहेंगी और ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहेंगी। लेकिन मुसलमान किस तरफ जाता है ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। ठीक है, ये बेशक जो है मुस्तकबिल में तय होगा कि कौन किसके साथ जाता है, कौन किसके मुखालिफ में होता है। आसिफ इकबाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमें पल पल का अपडेट दे रहे हैं। आसिफ, कितने दिनों तक ये मीटिंग चलने वाली है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, और क्या कहा जा रहा है कि कब तक इस बात का ऐलान हो जाएगा कि किसके नाम पर जो है मुखिया ने मुहर लगाई है?
बिल्कुल, देखिए 5:30 बजे तक ये बैठक चलनी है, 5:30 बजे तक ये सब कुछ तय हो जाना है। और मैं आपको बताऊं कि देखिए अब लगभग उल्टी गिनती शुरू है, क्योंकि अब घंटे की गिनती उल्टे तरीके से चलनी शुरू हो गई है। कभी भी इस बात की घोषणा हो सकती है आधे पौने घंटे के अंदर कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू का कौन होगा। और ये भी हो सकता है, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार ये बात कह दें कि ये तमाम चीज़ें तय हो जाए और उसके बाद वो कहें कि नहीं, मैं पटना जाके अनाउंस करूंगा। ये भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए पटना, क्योंकि ये पार्टी जो है वो बिहार बेस्ड है, इसमें किसी को कोई दो मत नहीं है। सांसद सभी यही थे, क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा था, तो उन्होंने ये सोचा है कि चलिए इसी बहाने राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, प्रदेश अध्यक्ष का होना होता तो वहीं से हो गया होता। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव होना है, इसलिए वो चाहते हैं कि यहाँ हो, इस जगह पे अनाउंसमेंट हो, तो ये कम से कम ये भी कहने को होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हुआ और इस राष्ट्रीय कार्यालय में हुआ। ये बात तय है शहबाज को। देखिए आज जो भी निर्णय होगा, आज जो भी अध्यक्ष बनेगा, उसके सामने चुनौतियां बहुत होंगी। बिल्कुल, चुनौतियां बहुत होगी, चैलेंजेस बहुत होंगे।